आज का हमारा लेक्चर है रीनल स्टोन्स, जो यूरो सर्जरी में बहुत ही कॉमन एक डिसीज़ है। रीनल स्टोन्स कोई भी हमारा यूरो सर्जरी का पेशेंट होगा तो मोस्टली वो यही कंप्लेन लेके आएगा जो स्टोन्स की होती है, रीनल स्टोन की। जो रीनल स्टोन है वो किडनी में बनता है। किडनी में बनने के बाद वो अगर छोटा होता है तो यूरेटर में पास होता है, ब्लेडर में पास होता है, तो हर जगह वो अपनी अपनी सिम्टम्स बनाता है। तो आज हम सीखेंगे कि रीनल स्टोन्स क्या होते हैं, उसकी ईटियोलॉजी क्या होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनिशिएशन क्या होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। ठीक है। तो रीनल स्टोन्स जो है उसकी ईटियोलॉजी में ज़्यादातर तो एक इडियोपैथिक ही होता है कि उसका हमको कोई कॉज एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि उसका क्या कॉज हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कॉजेज़ एक साथ काम करते हैं। तो हम एग्जैक्ट तो लेबल नहीं कर सकते कि इसकी वजह से ही हुआ हो, लेकिन वी कैन सस्पेक्ट। ओके। तो इडियोपैथिक जो होता है वो मोस्टली कैल्शियम स्टोन होता है। कैल्शियम स्टोन जो होता है वही मोस्टली बहुत ही प्रिवेलेंट होता है कम्युनिटी में कि कैल्शियम के स्टोन होते हैं किडनी में। दूसरा है हाइपर कैल्शियमिक डिसऑर्डर्स, मतलब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो किडनी में उसको एक्सक्रीशन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे स्टोन बन जाते हैं। रीनल ट्यूबुलर सिंड्रोम्स, यूरिक एसिड लिथियासिस, एंजाइम डिसऑर्डर्स एंड सेकेंडरी यूरोलिथियासिस। तो ये है इटियोलॉजी उसकी स्टोन की। अब हम इसको अगर डिटेल में देखें थोड़ा, तो इडियोपैथिक में जो मेन हमारा रीज़न है वो मोस्टली ये पॉसिबल हो सकता है कि अनएक्सप्लेन हाइपर कैल्सियूरिया विथ नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल। ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल होगा, लेकिन अगर हम यूरिन चेक करेंगे पेशेंट का तो उसमें कैल्शियम ज़्यादा होगा, मतलब कैल्शियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है। तो कैल्शियम जो है वो यूरिन में ज़्यादा निकल रहा है, तो जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स है वहाँ से यूरिन बाहर आएगा तो उसमें कैल्शियम ज़्यादा होगा। कैल्शियम ज़्यादा होगा तो दे फेवर स्टोन फॉर्मेशन, क्योंकि एक बार ट्यूब्यूल से बाहर निकल गया कैल्शियम, उसके बाद वो वापस नहीं जाएगा। तो वो पूरा जब तक यूरिन पास होगा तब तक वो यूरिन में ही पड़ा रहेगा। तो अगर उसका लेवल ज़्यादा है यूरिन में तो वो वहाँ पे कैल्शियम के स्टोन बना सकता है। So 70% of renal stones patients have this type of stones, that is of unexplained hypercalciuria with normal serum calcium level. उसमें दो टाइप है, रिनल टाइप और एब्जॉर्प्टिव टाइप। रिनल टाइप दैट इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन एंड एब्जॉर्प्टिव टाइप दैट इज मोर कॉमन इन एडल्ट। रिनल टाइप जो है वो बच्चों में ज़्यादा रहता है, एब्जॉर्प्टिव टाइप एडल्ट में ज़्यादा रहता है। एब्जॉर्प्टिव में जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है वापस डिस्टल ट्यूब्यूल से, तो वो में भी डिफेक्टिव रहता है या कुछ भी होता है, तो उसकी वजह से कैल्शियम ज़्यादा यूरिन में पास होता है। कोई भी हमारे कॉज होगा, कोई भी स्टोन होगा, उसमें यही होगा कि कैल्शियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा। वो ज़्यादा रहेगा तो स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला हमारा जो इडियोपैथिक कॉज दैट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रीनल स्टोन्स। हमको एग्जैक्ट तो पता नहीं चल पाता, लेकिन अगर हम उस पेशेंट का यूरिन चेक करेंगे तो उसमें कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा, लेकिन ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल रहेगा। यह है पहला वाला। दूसरा वाला है कि हाइपर कैल्शियमिक डिसऑर्डर्स, मतलब ब्लड में हमारे कैल्शियम का लेवल ज़्यादा रहेगा। कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है तो उसका एक्सक्रीशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये ऐसे डिसऑर्डर्स है, दैट इज़ पैराथायरॉयड एडिनोमा। उसमें क्या होता है, चीप सेल का हाइपरप्लासिया होता है। उसकी वजह से चीप सेल की हाइपरप्लेजिया की वजह से ओवर प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन होता है। एंड पैराथॉर्मोन, दैट हार्मोन इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन, रेनल ट्यूब्यूल्स एंड बोन। ठीक है। दैट इज प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। जो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है उसमें चीप सेल का हाइपरप्लेजिया होता है। चीप सेल में से पैराथॉर्मोन सीक्रेट होता है, तुम लोग फर्स्ट ईयर में सीख चुके हो फिजियोलॉजी में। तो चीप सेल क्या करता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। कैसे?
जो हमारे इंटेस्टाइन है वहाँ से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। रीनल ट्यूब्यूल्स है, वहाँ से एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। बोन जो है उसको रिजॉर्प्शन करेगा बोन का, तो उसमें से कैल्शियम का वो लेवल ब्लड में ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ब्लड में जैसे ही कैल्शियम का लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो उसका पूरा लोड जाता है किडनी पे। तो किडनी पे जब यूरिन एक्सक्रीट होगा यूरेटर में या फिर यूरिनल पेल्विस में, तो वहाँ पे कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा होगा उसमें। तो हाइपर कैल्शियमिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, दैट इज़ पैराथायरॉयड एडिनोमा, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, उसमें पेशेंट को रीनल स्टोन्स होते ही है। उसका रीज़न है चीप सेल का हाइपरप्लासिया और पैराथॉर्मोन, क्योंकि चीप सेल में से पैराथॉर्मोन निकलता है। पैराथॉर्मोन जो है वो कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है ब्लड में, ठीक है। तीसरा है प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन। जब कोई बेड रिडन पेशेंट होता है, पैरालिसिस का पेशेंट होता है, या कोई भी पेशेंट होता है जिसको लॉन्ग टर्म एक ही पोस्चर में सुपाइन पोजीशन में रखा जाता है, तो प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन लीड्स टू बोन रिजॉर्प्शन। ये जो बोन रिजॉर्प्शन होता है वो ऑस्टियोक्लास्ट मीडिएटेड बोन रिजॉर्प्शन होता है, ठीक है। इसमें भी हाइपर कैल्सीमिया होगा एंड हाइपर कैल्सीयूरिया होगा। यहाँ पे जो बोन रिजॉर्प्शन होता है वो पैराथॉर्मोन करवाता है, यहाँ पे जो होता है वो ऑस्टियोक्लास्ट करवाता है। इमोबिलिटी इंड्यूस ऑस्टियोक्लास्ट मीडिएटेड बोन रिजॉर्प्शन। तो बोन का रिजॉर्प्शन होगा मतलब बोन में से कैल्शियम ब्लड में चला जाएगा, एब्जॉर्ब हो गया। वो कैल्शियम ज़्यादा बढ़ेगा ब्लड में तो वो जाएगा किडनी के पास, और किडनी में जाके स्टोन करेगा। किडनी में हमको कहीं भी कुछ भी करके कैल्शियम को भेजना है, ये याद रखो। अगर तुमको एग्ज़ाम में कोई कॉज याद नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं है, कैल्शियम को किसी भी तरह से ब्लड में से किडनी में पहुंचा दो। चौथा है मिल्क अल्कली सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इंक्रीज कंजप्शन ऑफ कैल्शियम विटामिन डी लीड टू हाइपर कैल्सीमिया एंड अल्कलोसिस। कैल्शियम का कंजप्शन ज़्यादा होगा, मिल्क ज़्यादा पीते हैं या फिर विटामिन डी ज़्यादा लेते तो कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है एंड अल्कलोसिस होता है। अल्कलोसिस की वजह से जो कैल्शियम का एक्सक्रीशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है और सार्कोइडोसिस होता है। तो ये जो रीज़न है उसकी वजह से वहाँ पे कैल्शियम का स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रीनल ट्यूबुलर सिंड्रोम, ये मैं सिर्फ तुमको कॉज बता रहा हूँ, कॉज के बाद हमारे स्टोन के टाइप आएंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो थोड़ा तुमको पेशेंटली सुनना पड़ेगा। अगर तुमको ऐसा लगे कि थोड़ा बड़ा हो गया लेक्चर तो आधा आधा करके जब भी मन चाहे सुन सकते हो, ठीक है। तो रीनल ट्यूबुलर सिंड्रोम, इसमें रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगा, सिस्टीन्यूरिया होगा एंड यूरिक एसिड लिथियासिस होगा। तो पहले कैल्शियम था, अब ये सिस्टीन भी आया, यूरिक एसिड भी आया, तो ये अलग अलग टाइप के स्टोन बनते हैं। तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगा, सिस्टीन का लेवल यूरिन में बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, तो पेशेंट को सिस्टीन के स्टोन और यूरिक एसिड के स्टोन बनेंगे। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का जो टाइप 1 है, 2 टाइप आते हैं आरटीए के, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आरटीए रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस मेडिसिन में आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन में आप अच्छे से पढ़ लेना। तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 दैट इज़ एसोसिएटेड विद रीनल स्टोन। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू हाइपर कैल्सीयूरिया एंड लो यूरिनरी साइट्रेट एक्सक्रीशन, हाइपर कैल्सीरिया होता है मतलब कैल्शियम का एक्सक्रीशन तो बढ़ता ही है जैसे हर स्टोन में होता है। उसके साथ क्या होता है कि जो साइट्रेट है उसका एक्सक्रीशन कम हो जाता है। साइट्रेट जो है वो क्या काम करता है कि जो यूरिन में जो भी सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, उन सबको वो लिक्विफाई कर देता है। तो उसकी वजह से वहाँ पे स्टोन के बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। लेकिन साइट्रेट का एक्सक्रीशन अगर कम हो गया तो ये चीज़ नहीं होगी। एंड स्टोन
कंपोस्ट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। जो RTA रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में जो स्टोन बनते हैं उसमें कैल्शियम भी होता है और फॉस्फेट भी होता है। सिस्टीन्यूरिया ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट तो अलग अलग टाइप होते हैं जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसके। तो इसमें सिस्टीन्यूरिया तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर जेनेटिक्स में सुना होगा सिस्टीन्यूरिया के बारे में। तो सिस्टीन्यूरिया दैट इज डिफेक्ट इन अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट इन GIT एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। सिस्टीन, लाइसिन, अर्जिनिन और थिनिन ये जो अमीनो एसिड है उनका ट्रांसपोर्ट जो होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है और ये जो अमीनो एसिड्स है सिस्टीन, लाइसिन, अर्जिनिन और मीथेन इनका एक्सक्रीशन यूरिन में बढ़ जाता है। तो सिस्टीन का जो स्टोन होता है अगर जब ये सिस्टीन्यूरिया होता है पेशेंट को तो सिस्टीन का लेवल यूरिन में ज़्यादा आएगा। तो सिस्टीन के जो स्टोन होते हैं तो ऐसे सिस्टीन्यूरिया में जो स्टोन बनते हैं उसका जो स्टोन होता है सिस्टीन का स्टोन वो मल्टीपल होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं और रेडियो ओपेक होते हैं। रेडियो ओपेक मतलब वो एक्सरे में जब पेशेंट का हम एक्सरे करवाएंगे तो एक्सरे में वो पूरा वाइट दिखता है, जो रेडियोल्यूशन होता है वो ब्लैक दिखता है। तो जब हम एक्सरे करवाते हैं तो जो हमारे लंग फील्ड्स होते हैं वो ब्लैक रेडियोल्यूशन दिखते हैं एक्सरे में। तो सिस्टीन स्टोन्स मल्टीपल, वेरी हार्ड एंड रेडियो ओपेक। एंड अगर किसी पेशेंट को तुमको सस्पेक्ट होता है कि इसको सिस्टीन का स्टोन है, पेशेंट को सिस्टीन्यूरिया होने के चांसेस बहुत ही होंगे। और अगर ऐसा होता है तो फैमिली मेम्बर जो होते हैं उनको भी स्क्रीन करना पड़ेगा कि उनको किसी को सिस्टीन्यूरिया है कि नहीं, बिकॉज दिस इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है डिसीज़ का तो हमको बाकी और फैमिली मेम्बर को भी ट्रेस करना पड़ता है। यूरिक एसिड लिथियासिस 5 to 10% जो रीनल स्टोन है वो यूरिक एसिड के होते हैं। यूरिक एसिड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। हु टेक एक्सेसिव प्यूरिन कंटेंट फूड विल एक्सक्रीट मोर यूरिक एसिड इन यूरिन। जो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है उसका एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। तो जो प्यूरिन के कंटेंट वाला फूड खाता है तो उसमें स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं और यूरिक एसिड ज़्यादा एसिड होता है उसकी वजह से। तो यूरिक एसिड रिमेन्स अनडिसोसिएटेड एंड इनसॉल्यूबल एट pH लेस देन 5.5। मतलब अगर यूरिन हमारा एसिडिक रहता है तो एसिडिक यूरिन में यूरिक एसिड है वो अनडिसोसिएटेड रहता है। अनडिसोसिएटेड रहेगा तो वो वहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाएगा। लो यूरिन वॉल्यूम, अगर यूरिन लो रहेगा, यूरिन का हमारा अमाउंट जो होता है यूरिन आउटपुट अगर कम रहेगा तो पेशेंट का यूरिन एसिडिक रहेगा। एसिडिक यूरिन रहता है तो ऐसे पेशेंट में यूरिक एसिड के स्टोन बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड के स्टोन जो होते हैं वो एसिडिक मीडियम में जल्दी बनते हैं, क्योंकि वो सॉलिडिफाई ही रहते हैं कि अनडिसोसिएटेड रहते हैं लेस देन 5.5 pH पे। इसलिए जब हम स्टोन की ट्रीटमेंट देखेंगे जो छोटे स्टोन होते हैं तो उसमें हम ट्रीटमेंट में पेशेंट को अल्कलाइजर्स देते हैं कि जो यूरिन की pH को बढ़ा दे, यूरिन की pH को अल्कलाइन कर दे। तो ऐसे पेशेंट में ये वाले स्टोन जो होते हैं वो नहीं बन पाते, क्योंकि जो यूरिक एसिड है वो एसिडिक यूरिन में ही स्टोन बनाता है अपना। ठीक है, तो ये अगर तुमको पता है तो उसकी ट्रीटमेंट में तुमको अल्कलाइजर्स देने पड़ेंगे कि जो पेशेंट की यूरिन को अल्कलाइन बना सके। यूरिक एसिड स्टोन किस किस में बनते हैं, जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, इलियोस्टोमी लीड टू लेस यूरिन फॉर्मेशन। यूरिक एसिड स्टोन्स आर हार्ड, स्मूथ, मल्टीपल फैसेटेड। फैसेटेड मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी वर्टिब्रास होती है स्पाइनल कॉर्ड के आसपास, तो वो वर्टिब्रे में अलग अलग फैसेट्स आते थे कि जो एक दूसरे के साथ ऐसे टच होते थे, तो वो मतलब जैसे फिक्स होते हैं उसके साथ,
तो ऐसे हमको मल्टीपल फेसेटेड दिखते हैं यूरिक एसिड के स्टोन्स। प्योर यूरिक एसिड स्टोन जो होता है वो रेडियोल्यूसेंट ही रहता है, क्योंकि वो एक्सरे में, जब हम पेशेंट का एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे में हमको वो रेडियोल्यूसेंट दिखता है। लेकिन जो प्योर होता है यूरिक एसिड, जिसमें सिर्फ यूरिक एसिड ही रहता है स्टोन में, वही स्टोन रेडियोल्यूसेंट होता है। ये एक एमसीक्यू भी पूछते हैं, नीट में पूछते हैं एमसीक्यू कि रेडियोल्यूसेंट स्टोन कौन से। तो एक तो है यूरिक एसिड के स्टोन आते हैं, ज़ैंथिन के स्टोन आते हैं, तो ये सब रेडियोल्यूसेंट हैं। तो प्योर यूरिक एसिड stones are radiolucent, but they look radio opaque due to little bit presence of calcium। कैल्शियम तो हर एक पेशेंट की यूरिन में निकलता ही है, तो कैल्शियम थोड़ा बहुत तो डिपॉजिट होता है इस स्टोन के ऊपर, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत रेडियो ओपेसिटी दिखती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, प्योर यूरिक एसिड स्टोन अगर है, दैट विल रेडियोल्यूसेंट, एक्सरे में वो वाइट नहीं दिखते। बाकी एंजाइम डिसऑर्डर से प्राइमरी हाइपरऑक्सिलूरिया, ज़ैंथिन्यूरिया, 2,8 डाइहाइड्रोन्यूरिया, तो ये जो सारे एंजाइम डिसऑर्डर से उसमें भी हमको स्टोन हो सकते हैं। जैसे प्राइमरी हाइपरऑक्सिलूरिया है, दैट इज़ ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऑक्जेलेट, ये भी एक स्टोन का टाइप है, आगे हमारा टाइप में आएगा कि ऑक्जेलेट टाइप का स्टोन है। रिजल्ट्स इन नेफ्रोकैल्सिनोसिस, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बनते हैं, मतलब कैल्शियम और ऑक्जेलेट दोनों इकट्ठा होते हैं और कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन बनाते हैं, एंड दैट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन। प्राइमरी हाइपरऑक्सिलूरिया, उसके बाद आता है सेकेंडरी यूरोलिथियासिस, मतलब सेकेंडरी हाइपरऑक्सिलूरिया। और अगर कोई डाइटरी एक्सेस में स्पाइनच लेते हैं, टी लेते हैं, कोको लेते हैं, चॉकलेट, पीपर, दैट विल इंक्रीज द यूरिनरी ऑक्जेलेट, उसकी वजह से पेशेंट को स्टोन हो जाते हैं। कुछ इन्फेक्शन भी है, जैसे यूरियस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, प्रोटीज, स्यूडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस, इसका अगर इन्फेक्शन होता है तो यूरियस का प्रोडक्शन होता है, यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा बनता है और उसकी वजह से यूरिक एसिड के स्टोन उसमें ज़्यादा बनते हैं। इन्फेक्शन में अगर हम देखेंगे तो बैक्टीरिया ब्रेक डाउन यूरिया टू प्रोड्यूस एमोनिया एंड CO2, जो भी हमारे बैक्टीरिया है वो यूरिया को ब्रेक करेगा एंड एमोनिया एंड CO2 बनाएगा। अब एमोनिया है वो भी एक स्टोन का पार्ट बन जाएगा। यूरिन बिकम अल्कलाइन एंड प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रूवाइट स्टोन, दैट इज़ मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट। एंड ये जब बड़ा होता है और बड़ा डिपॉजिट होकर होता रहता है तो ये ग्रोन टू फॉर्म स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई। स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ आगे। स्ट्रूवाइट स्टोन जो होता है उससे स्टार्ट होता है और जब वो बड़ा होता है तो पूरा हमारा जो कैलासिस होता है, मेजर कैलासिस, उसके शेप का पूरा स्टोन बन जाता है और वो उसके बाद वो उसको बोलते हैं स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई। अभी जो हमारे स्ट्रूवाइट स्टोन है उसके कंटेंट में मैग्नीशियम, एमोनियम एंड फॉस्फेट, ये 3 मेन उसके कंटेंट होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक MCQ है कि स्ट्रूवाइट स्टोन में क्या क्या कंटेंट होते हैं, मैग्नीशियम, एमोनियम एंड फॉस्फेट। ठीक है, यानी ये जब बड़े होते हैं तो वो स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई कहलाते हैं, क्योंकि जो हॉर्न होते हैं उसके जैसे दिखता है। हॉर्न मतलब जो गाय और भैंस होती है उसकी जो हॉर्न होते हैं ना, सिंग होते हैं, उसके जैसा दिखता है। तो जो यूरिक एसिड का स्टोन था वो एसिडिक यूरिन में एसिडिक उसमें बनता था, एसिडिक यूरिन में। तो अल्कलाइन यूरिन अगर होता है तो उसमें स्ट्रूवाइट स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए हमको जब भी कोई डिसीज़ आता है तो हमको उसका कॉज जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर पेशेंट को स्ट्रूवाइट स्टोन बन रहे हैं और तुम उसको दे रहे हो यूरिन अल्कलाइज़र, तो वो तो फेवर करेगा कि हाँ चलो इसमें तो स्टोन और बनता है, ये वाला स्टोन स्ट्रूवाइट स्टोन। तो इसलिए
बाकी हम आगे आगे हमने देखा कि जो यूरिन अल्कलाइजर है वो हम देते हैं इसकी ट्रीटमेंट में, स्टोन की ट्रीटमेंट में। जो छोटे होते स्टोन, जो एसिडिक यूरिन है उसमें स्टोन बनते हैं, वो ना बने उसके लिए यूरिन अल्कलाइजर देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्टोन्स ऐसे भी होते हैं जो अल्कलाइन यूरिन में भी बनते हैं, तो ये होते हैं स्ट्रूवाइट स्टोन। बाकी अगर हम देखेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन, स्टेसिस, मेडुलरी स्पॉन्ज, किडनी, यूरिनरी डाइवर्जन। यूरिनरी डाइवर्जन मतलब जैसे कोलोस्टोमी होती है, इलियोस्टोमी होती है, वैसे यूरिन का जो नॉर्मल पाथवे है उसको कहीं से बदल दिया जाता है। जो हमारा पूरा नॉर्मल पाथवे है, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से ब्लेडर, ब्लेडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस, तो ये जो पूरा नॉर्मल पाथवे है वो पूरा पाथवे चेंज हो जाता है। बीच में कहीं से भी अगर हम उसका यूरिन निकाल रहे हैं कुछ पैथोलॉजी की वजह से, तो उसमें स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं यूरिनरी डाइवर्जन। डाइवर्जन होता है किडनी के लेवल पे, ब्लेडर के लेवल पे, ठीक है। तो अगर किडनी के लेवल पे होता है तो जो PCNL है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, ब्लेडर में SPCL है, सुप्रापुबिक सिस्टोलिथोटोमी, एक SPC ट्रोकार होता है, जो SPC ट्रोकार डाल के हम वहाँ पे स्टोन निकाल लेते हैं, ठीक है। और बाकी अगर कुछ ऐसा हुआ कि मैलिग्नेंसी है, कुछ है, तो हमको इलियल कंड्यूट बनाना पड़ता है। जो यूरेटर होता है उसको हमको डाइवर्ट करना पड़ता है सिग्मोइड में, इम्प्लांट करना पड़ता है सिग्मोइड में, तो तब जाके उसको बोलते हैं यूरिनरी डाइवर्जन। मतलब नॉर्मल उसका पाथवे, उसका और पाथवे पूरा चेंज कर दिया जाता है। कुछ ड्रग्स भी है, एसिटाजोलामाइड, एलोपिरिनॉल, थायजाइड, डाययूरेटिक्स, ये सब स्टोन बढ़ाते हैं। अगर पेशेंट लेस वाटर इंटेक ले रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उसको स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है स्टोन की इटियोलॉजी। बहुत सारी इटियोलॉजी तुमको याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जो इटियोलॉजी है उसके बेस पे ही हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जो हमारी इटियोलॉजी है उसमें पहला था इडियोपैथिक, उसके बाद हाइपरकैल्सेमिक डिसऑर्डर्स, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, विल्क अल्कली सिंड्रोम, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, सिस्टीन्यूरिया दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, यूरिक एसिड लिथियासिस, यूरिक एसिड स्टोन, एंजाइम डिसऑर्डर्स, प्राइमरी हाइपरऑक्सिलूरिया, सेकेंडरी यूरोलिथियासिस, इन्फेक्शन जो हमने बताया बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, और अल्काइन यूरिन में भी स्टोन बनता है, और बाकी ये सारे ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्टेसिस। जो क्या होता है कि नॉर्मल को बताओ कि अगर ओवरहेड पानी की टंकी है, उसमें पानी भरा पड़ा रहता है, तो अगर नई नई टाँकी है तो उसमें नीचे कुछ जमा नहीं होगा, लेकिन 2-3 महीने के बाद तुम देखोगे तो नीचे पूरा धूल जमी होती है। वो कहाँ से आई? टाँकी का ढक्कन तो बंद था, तो वो पानी में से ही उसके जो सॉल्यूट, कुछ जो भी उसके जो क्या बोलते हैं जिसको, जो पानी में मिक्स नहीं होते, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो सब धीरे धीरे नीचे जमा होते हैं। तो ये एक तरह का स्टेसिस ही है कि कहीं पे भी तुम स्टेसिस करोगे तो वहाँ पे स्टोन बनेगा। जैसे गॉलब्लैडर होता है, तो गॉलब्लैडर में अगर बाइल का स्टेसिस होता है तो वहाँ पे उसकी स्टोन बनते ही है, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन में आएगा यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। मान लो कहीं पे स्ट्रिक्चर है, स्ट्रिक्चर ही है यूरेथ्रा का, ठीक है, या फिर यूरेटर में कुछ स्ट्रिक्चर है, ब्लेडर में कहीं पे मैलिग्नेंसी का मास है, तो उसकी वजह से यूरिन जा नहीं रहा है यूरेटर में से। तो ये सब जो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं दैट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, ठीक है। तो जो टाइप है स्टोन की, ऑक्सैलेट स्टोन, फॉस्फेट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन एंड सिस्टीन स्टोन, हमने कॉज में देख ही लिए हैं। तो ऑक्सैलेट स्टोन है वो मैक्सिमम 75% के होते हैं, ऑल्सो नोन एज मलबेरी स्टोन्स, ब्राउन इन कलर एंड हैविंग शार्प प्रोजेक्शन। तो ऑक्सैलेट स्टोन के साथ कैल्शियम तो होगा ही, कितने भी हमारे स्टोन हैं सब में कैल्शियम तो होने ही वाला है। तो कैल्शियम ऑक्सैलेट की जो स्टोन है दैट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन। 75% ऑफ स्टोन जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सैलेट के होते हैं। फॉस्फेट स्टोन्स 15% and in infected urine, smooth and white in color. In alkaline urine, filled in major calcium and taking
शेप ऑफ इट एंड स्टेगहॉर्न कैलकुलस, लार्ज साइज एंड रेडियो ओपेक। जो मैंने बताया था कि फॉस्फेट स्टोन में स्टार्टिंग में छोटे छोटे स्टोन बनते हैं जिसको स्ट्रूवाइट स्टोन कहते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और फॉस्फेट होता था। तो उसमें अगर लॉन्ग टर्म रहता है, या लॉन्ग टर्म वो बनता है लॉन्ग टर्म 5-6 साल निकल जाते हैं, तो तब जाके वो उसमें स्टैगहॉर्न कैलकुलस बन जाता है। तो अगर मैं बताऊँ तुमको फ़ोटो, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड के स्टोन है। प्रोजेक्शन भी तुम देख सकते हो। ये देखो, ये पूरा जो हमारा मेजर कैलासिस है उसके शेप का पूरा स्टोन बन जाता है। तो ये होता है स्टैगहॉर्न कैलकुलस। ये देखो, ये पूरा जो हमारा मेजर कैलासिस है और पेलिनल पेल्विस है, उसके साथ है उसके ही शेप का पूरा स्टोन बन जाता है। तो ये होता है स्टैगहॉर्न। ये स्ट्रूवाइट स्टोन है। जब छोटा होता है तब ऐसा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होने के बाद फिर वो स्टैगहॉर्न में कन्वर्ट होता है। यूरिक एसिड स्टोन्स आर स्मूथ, हार्ड, येलो एंड मल्टीपल एंड रेडियोल्यूशेंट। इसकी साइज़ भी जो होती है वो स्मॉल होती है, छोटे छोटे होते हैं यूरिक एसिड के स्टोन। सिस्टीन स्टोन्स सिस्टीनिया पेशेंट में मिलते हैं और वेरी हार्ड स्टोन एंड अटेंस लार्ज साइज। तो ऑक्सलेट, फॉस्फेट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, सिस्टीन स्टोन, इसमें से कैल्शियम ऑक्सलेट के जो स्टोन हैं, ये वाला स्टोन, ये बहुत ही कॉमन है। उसके बाद आएगा स्ट्रूवाइट स्टोन, जो फॉस्फेट, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से बनते हैं। जो छोटे होते हैं तब स्ट्रूवाइट स्टोन कहलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो कहलाते हैं स्टैगहॉर्न कैलकुलस। ठीक है। बाकी के जो है वो ज़ैंथिन, स्ट्रूवाइट एंड इंडिगो स्टोन है। जो मैंने बताया स्ट्रूवाइट के बारे में, ज़ैंथिन के भी होते हैं स्टोन। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, ये है स्टैगहॉर्न स्टोन। ठीक है। ये स्ट्रूवाइट स्टोन, जो सिस्टीन स्टोन, कैल्शियम स्टोन्स, यूरिक एसिड के स्टोन जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं। ठीक है। अब जो भी हमारे टाइप है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड वाले जो बहुत ही कॉमन होते हैं। ठीक है। तो अभी जो भी हमारे कैल्शियम ऑक्साइड का स्टोन था वो देखो कैसा था। स्टोन है, उसके आसपास प्रोजेक्शंस है। ये प्रोजेक्शंस जो है वो अगर किसी म्यूकोजा को टच होगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग करेगा, पेन होगा। ठीक है। तो यही तुम्हारे सिम्टम्स आएंगे कि पेशेंट क्या सिम्टम्स लेके आएगा। तो सबसे पहले तो पेन आएगा। रीनल एंगल जो मैंने तुमको बताया था एनाटॉमी में कि पेन एट द रीनल एंगल एंड इन द लंबर रीजन, रेडिएटिंग टू ग्रोइन एंड टेस्टिस एंड पेन वर्जन ऑन मूवमेंट। जो पूरा यूरेटर का पाथवे है उसके साथ पेशेंट जो पेन है वो जाएगा, रेडिएट होगा। तो पेन एट रीनल एंगल, जो मैंने बताया था कि पैथोलॉजी कुछ भी होगी तो रीनल एंगल पे पेन होगा। तो पेन एट रीनल एंगल एंड इन लंबर रीजन, रेडिएटिंग टू ग्रोइन एंड टेस्टिस एंड पेन वर्जन ऑन द मूवमेंट। अगर पेशेंट मूवमेंट करेगा तो जो अंदर का स्टोन है वो हिलेगा, इधर उधर होगा, और किडनी में होगा कहीं पे, वहाँ पे पेन करेगा। वॉमिटिंग ड्यू टू पाइलोरोस्पाज्म, हाइपर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है डियोडेनम की, उसकी वजह से वॉमिटिंग होती है। क्योंकि जो डियोडेनम का कुछ हिस्सा है वो राइट साइड की किडनी के साथ कनेक्शन में होता है। कनेक्शन मतलब उनके रिलेशन में होता है, आसपास नज़दीक होते हैं। जो किडनी के रिलेशंस हैं वो तुमने फर्स्ट ईयर में एक फिगर भी आती थी कि अपर पोल है वो किससे रिलेटेड है। तो उसमें एक लाइन होगी, बीडी चौरसा खोल के देखना, वो फ़ोटो भी होगी कि राइट साइड की किडनी का अपर पोल जो होता है वो डियोडेनम के साथ रिलेशन में रहता है। तो उसका स्पाज्म होता है डियोडेनम का बिकॉज ऑफ द स्टोन इन द किडनी, और उसकी वजह से पेशेंट को वॉमिटिंग होगी। सॉरी, हिमेचूरिया होगा पेशेंट को। क्यों होगा हिमेचूरिया? देखे थे अभी कैसे प्रोजेक्शंस, ये देखो प्रोजेक्शंस कितने सारे हैं। तो ये प्रोजेक्शंस जो म्यूकोजा है उसको इरोड करेंगे और वहाँ से ब्लड आएगा, तो हिमेचूरिया होगा। इन्फेक्शन होगा तो पायोरिया होगा, बर्निंग क्यूरेशन होगा, फीवर होगा। ठीक है।
तो पेन, वॉमिटिंग, फीवर, हिमेचूरिया, पायोरिया एंड बर्निंग मैच्योरेशन, ये उसके पेशेंट के मेन सिम्टम्स है। यही पेन लेके पेशेंट आता है हमारे पास, ठीक है। तो क्लिनिकल साइन अगर तो हम देखेंगे, तो अगर हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करेंगे तो टेंडरनेस इन द रीनल एंगल, मास इन द हाइपोकॉन्ड्रियम और लंबर ड्यू टू द हाइड्रोनेफ्रोसिस विच मूव्स विथ रेस्पिरेशंस दैट इज बायमैनुअली पाल्पेबल, पैलेटेबल एंड सॉफ्ट एंड स्मूथ। अगर जो स्टोन है वो पेल्वी यूरेटेरिक जंक्शन पे अटक गया है, मतलब कहाँ पे, अभी दिखाता हूँ, हाँ यहाँ पे अगर देख, ये पेल्विस और यूरेटर के जंक्शन पे अगर कहीं पे स्टोन अटका हुआ है, यहाँ पे कोई स्टोन, तो क्या होगा कि यूरिन जो बन रहा है, ठीक है, वो नीचे जा नहीं रहा है, तो फिर बनता रहेगा, यूरिन बनता रहेगा और जो भी हमारी किडनी है उसको बड़ी कर देगा, डिस्टेंशन हो जाएगा उसका। ये क्या कब होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हमको देखने को मिल सकता है। टेंडरनेस इन द रीनल एंगल एंड मे प्रेजेंट विथ रीनल फेलियर ड्यू टू आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। जो मैंने बताया कि पेल्विस और यूरेटर के जंक्शन के साथ वहाँ पे अगर कोई स्टोन फंसा है और अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ तो वो पेशेंट धीरे धीरे जाके रीनल फेलियर में भी जा सकता है। जो हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा उसमें हम देखेंगे कि रीनल फेलियर कैसा होता है ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द आउटफ्लो। इन्वेस्टिगेशंस जो है वो कुछ खास नहीं, जो रूटीन होते हैं वही होंगे। सीबीसी करवाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसमें पेशेंट का हेमोग्लोबिन पता चलेगा हमको, रीनल फंक्शन टेस्ट, क्रिएटिनिन कितना है, कितनी ठीक से काम कर रही है कि नहीं, ईएसआर, सीरम कैल्शियम, ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड एंड पैराथॉर्मोन लेवल। जो हमने कॉज देखे, जो इटियोलॉजी देखी, उसमें जो भी पैरामीटर आएगा वो सब पैरामीटर हमको इन्वेस्टिगेशन करवाने पड़ेंगे। बाकी जो इन्वेस्टिगेशंस है यूरिन में कैल्शियम, सिस्टीन, यूरिक एसिड और यूरिन का माइक्रो करवाएंगे, कोई ऑर्गेनिज्म है कि नहीं वो चेक करवाएंगे। सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन होता है प्लेन एक्सरे KUB, उसके बाद आता है IVP, अल्ट्रासोनोग्राफी, CCT एंड रीनल स्कैन। स्टोन का एग्जैक्ट डायग्नोसिस करने के लिए हमको CCT, सोनोग्राफी एंड IVP में हमको एग्जैक्ट पता चल ही जाता है कि भाई क्या है। इंट्रावेनस स्पाइलोग्राफी, IVP क्या है वो मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है। CCT एंड रीनल स्कैन, CCT हम क्यों करवाएंगे, ताकि हमको एग्जैक्टली पता चले कि भाई स्टोन कहाँ पे है, हमको उसके लिए कौन सा अप्रोच लेना पड़ेगा, एंटीरियर अप्रोच, पोस्टीरियर अप्रोच, ओपन सर्जरी अच्छी रहेगी या फिर लेप्रोस्कोपी अच्छी रहेगी या फिर कुछ एंडोस्कोपी प्रोसीजर अच्छी रहेगी। तो ट्रीटमेंट को डिसाइड करने के लिए हम CT स्कैन करवाएंगे, ठीक है। बाकी एक्सरे और USG में तो पता चल ही जाएगा कि पेशेंट को स्टोन है, लेकिन उसका हमको अप्रोच कौन सा करना है वो जानने के लिए हमको CT स्कैन करना ज़रूरी है। पहले CT स्कैन होता नहीं था ज़्यादा, तो जैसे ही एक्सरे में स्टोन आया तो उसके बेस पे सीधा पेट खोल के ऑपरेशन करके स्टोन निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन अब सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हुई है तो CT स्कैन करवाना ज़रूरी है कि CT स्कैन करवाओ। और अगर उसमें ऐसा आता है कि भाई स्टोन तो छोटा है तो वी कैन वेट, CT स्कैन में एग्जैक्ट पता चल जाता है कि स्टोन की साइज़ क्या है वो सब, ठीक है। और रीनल स्कैन कब करवाएंगे, रीनल स्कैन कब करवाते हैं कि जब हमको जानना है कि किडनी कितना परसेंटेज काम कर रही है, ठीक है। अगर 15% से कम काम कर रही है तो वी हैव टू रिमूव दैट किडनी। मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो 2 तरह के होते हैं, कंजर्वेटिव एंड सर्जिकल। कंजर्वेटिव का यूज़ करेंगे इफ स्टोन साइज इज लेस देन 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर का 8 सेंटीमीटर मत कर देना और 8 मिलीमीटर का अगर स्टोन है तो वो कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाएगा। इसमें हम हाइड्रोथेरेपी देते हैं। हाइड्रोथेरेपी मतलब पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि प्लेंटी ऑफ लिक्विड ओरली ले, इंट्रावेनस फ्यूरोसेमाइड देंगे और एंटीस्पास्मेटिक ड्रग देंगे क्योंकि पेशेंट को पेन ना हो, ठीक है। तो पेशेंट को हम क्या करेंगे कि जैसे
कुछ अटक गया है तो हम फ्लश करते हैं, ठीक है। कभी कोई ट्यूबिंग्स होती है जिसमें कुछ कचरा भर गया है तो हम फ्लश करते हैं, तो फ्लश के साथ वो निकल जाता है। तो अगर 8 मिलीमीटर से कम साइज़ का कोई स्टोन है तो ये फ्लश थेरेपी करके हम स्टोन को निकाल सकते हैं, डायरेक्टली वो यूरिन में पास हो जाएगा। फ्यूरोसेमेंट क्या है? डाययूरेटिक है। बहुत सारा यूरिन बनेगा और एक साथ बहुत सारा यूरिन निकलेगा तो तुरंत उसका स्टोन निकल जाएगा। If size is more than 8 millimeter, then we have to do surgical procedure, that is PCNL, percutaneous nephrolithotomy, ESWL, extracorporeal shock wave lithotripsy, that is ESWL, extracorporeal shock wave lithotripsy. ओपन सर्जरीज में आएगी पाइलोलिथोटोमी, नेफ्रोलिथोटोमी और पार्शियल नेफ्रेक्टमी, ठीक है। या फिर अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो टोटल नेफ्रेक्टोमी भी करनी पड़ती है, ठीक है। सॉरी, ESW में एंडोस्कोपी की था। जो एंडोस्कोपिक शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, तो इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी तरह का कोई इंसिजन नहीं आएगा बॉडी पे, लेकिन क्या होगा कि पेशेंट को एक मशीन में बिठाते हैं, उसकी स्टोन की पोजीशन जो है वो फिक्स करेंगे। वो स्टोन की पोजीशन फिक्स करने के बाद हम उसके ऊपर बहुत सारे एक्सरे का एक्सरे का हमला होगा उसके ऊपर। बहुत सारे एक्सरे एक साथ ट्रिगर होंगे उस पर और वो स्टोन को ब्रेक कर देते हैं। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं और वो स्टोन यूरिन में पास हो जाते हैं, ठीक है। तो पीजो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव्स आर पास्ड ऑन द स्टोन थ्रू वाटर बाथ और वाटर क्वेश्चन। वाटर बाथ या वाटर क्वेश्चन के साथ उसको पीजो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव्स दिए जाते हैं, ठीक है। स्टोन लोकेशन कंफर्म बाय सीआम। सीआम क्या होता है अभी बताता हूँ मैं तुमको। ये होता है ESWL टेबल, ये होता है सीआम। तुमने देखा होगा अगर कभी ओटी में आया हो, ऑर्थो की ओटी में गए हो, तो इसमें हमको एक्सरे का प्रेस करने से उसका एग्जैक्ट थिंग हमको टीवी में मॉनिटर में दिखता है, ठीक है। तो ये ESWL का टेबल है जिसमें हम पेशेंट को सुलाते हैं ऐसे वाटर बाथ के साथ, ठीक है। ये जो है वो नीचे जो दिख रहा है वो वाटर बाथ है। तो ये वाटर बाथ के थ्रू हम वेव को डालते हैं। तुमको क्या याद रखना है कि 2 शॉक्स पर सेकंड होते हैं। तो 1 सेकंड में 2 शॉक जाएंगे तो स्टोन धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा। तो 1000 से 4000 शॉक्स जो होते हैं वो हम देंगे, रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टोन, एंड फ्रेगमेंटेड स्टोन कम आउट इन द यूरिन। स्टोन को तोड़ दिया, ये वो वेव्स को शॉक वेव्स को यूज़ करके, और 1 सेकंड में 2 शॉक देंगे। तो 1000 से 4000 शॉक देंगे तो पेशेंट का स्टोन टूट जाएगा और वो निकल जाएगा यूरिन में, ठीक है। तो ये ESWL टेबल है, एंडोस्कोपिक शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। ये इसका जो फुल फॉर्म होता है वो भी तुमको पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मॉनिटर है जिसमें सब कुछ हम देख सकते हैं। ये पानी का क्वेश्चन है जिसके वहाँ पे पेशेंट को सुलाया जाता है। विथ फ्लोरोस्कोपी भी हम कर सकते हैं। फ्लोरोस्कोपी से हमको पूरा अंदर का पूरा जो एनाटॉमी है वो दिखेगा, स्टोन का जो किडनी का जो भी हमारा पाथवे है वो दिखेगा हमको। ESWL का एडवांटेज क्या है कि नो एनेस्थेसिया इज नीडेड, can be done as OPD procedure, and 2.5 cm size stone can break very well. Hard stone can easily eliminated and can perform multiple times as it is non-invasive. तो एक बार अगर पेशेंट का स्टोन अगर किडनी में ही हो, ऐसी जगह पे जो बहुत मूव ना करता हो, अगर मूव करता होता तो फिर वो हम उसको लोकेट ही नहीं कर पाएंगे जो हमारे ESWL मशीन है उससे। तो इसीलिए किडनी में अगर कोई स्टोन होता है तो उसको वहाँ पे फिक्स कि हाँ फिक्स है यहाँ पे, तो उसके बाद ही हम उसको निकाल सकते हैं बाय ESWL। हार्ड स्टोन जो होते हैं वो ईजिली टूट जाते हैं,
ESWL से। और ये जितने भी टाइम हमको करना हो कर सकते हैं, क्योंकि नॉन इन्वेजिव है, पेशेंट को कुछ मना भी नहीं करेगा, उसको बस आके सोना है थोड़ा आधा पौना घंटा, बराबर। कॉम्प्लिकेशंस में अगर जो एक्सरे का जो सेंटर होता है, मतलब जो हम चारों तरफ से एक्सरे को मारेंगे स्टोन पे, तो अगर निशाना चूक जाता है तो रीनल हेमेटोमा हो जाता है, हिमेचूरिया हो जाता है, म्यूकोजा को इंजरी होती है तो, एंड समटाइम्स फ्रेगमेंटेड स्टोन रिटेन इन द यूरेटर। जो स्टोन टूटा है ऊपर से, वो स्टोन टूट के नीचे यूरेटर में कहीं पे फंस जाता है। जो कंस्ट्रिक्शंस आते हैं वो हम यूरेटर के स्टोन में पढ़ेंगे। प्रेगनेंसी में हम ये यूज़ नहीं कर सकते। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जिसको है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ब्लीडिंग है वो उसकी कॉम्प्लिकेशन है, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पेशेंट विद एब्डोमिनल एओर्टा का एन्यूरिज्म, एब्डोमिनल एओर्टा का अगर एन्यूरिज्म है तो एक आधा भी अगर रेस अगर एओर्टा पे गिर जाता है तो वो रप्चर हो सकती है। सेप्सिस एंड रीनल फेलियर, ये अगर है तो हम ये ESWL नहीं यूज़ कर सकते। प्रेगनेंसी में तो एक्सरे करवाना ही नहीं है, इसमें तो एक्सरे यूज़ करते हैं, तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेशन है। उसके बाद जो इन्वेजिव प्रोसीजर्स आती है उसमें एक आती है PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। स्टोन मोर देन 2.5 सेंटीमीटर, मल्टीपल स्टोन्स नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ESWL, ये उसके इंडिकेशंस है। तुमको जो याद रखना है मेन, वो 8 मिलीमीटर वाला है। 8 मिलीमीटर से अगर कम है तो हम कंजर्वेटिव रख सकते हैं, उसके ऊपर है तो कुछ ना कुछ इन्वेजिव प्रोसीजर या नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर करनी पड़ेगी। PCNL के पहले सिस्टोस्कोपी करके हम यूरेटर में स्टंट डाल देंगे। जो स्टेंट होता है वो दोनों साइड ओपन होता है, एक एंड किडनी पे, एक एंड यूरिनरी ब्लैडर पे, ठीक है। तो सिस्टोस्कोपी करके हम स्टेंट डाल देंगे और रीनल पेल्विक कैलेशियल सिस्टम जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे अंडर CM गाइडेंस। CM गाइडेंस से हम किडनी में जो भी स्टोन है जहाँ पे भी है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और PCNL का जो स्कोप है वो हम डालेंगे थ्रू किडनी, कैलिक्स एंड पेल्विस अप्रोच्ड, किडनी को पियर्स करके जाएगा वहाँ पे। विल पास द गाइड वायर आफ्टर नीडल पंक्चर, जो हम स्कोप डालेंगे उसके ऊपर गाइड वायर डालेंगे, और गाइड वायर जो होता है उसके साथ हम डायलेटर यूज़ करेंगे। ये जो डायलेटर है वो थोड़ा ट्रैक को बड़ा करेगा और बाद में हम नेफ्रोस्कोप को डाल सकते हैं, ठीक है। तो और नेफ्रोस्कोप अगर हमने डाल दिया तो हम बाद में वो स्टोन को डायरेक्टली देख सकते हैं, और हम लेज़र यूज़ करेंगे। लेज़र होल्मियम, अल्ट्रासोनिक और इलेक्ट्रो हाइड्रोलूरिक लिथोट्रिप्सर होता है। होल्मियम, अल्ट्रासोनिक और इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक लिथोट्रिप्सर। तो लिथोट्रिप्सर का काम क्या है? स्टोन को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करना बाय यूजिंग द मैकेनिकल फोर्स। ये PCNL के में जो स्कोप आता है नेफ्रोस्कोप, वो 5 mm, 10 mm और 15 mm तक आता है, अलग अलग साइज़ का, जिसका डायमीटर होता है। ये होता है नेफ्रोस्कोप, ठीक है। तो ये नेफ्रोस्कोप जो है ये वाला फ्लेक्सिबल नेफ्रोस्कोप है। डायरेक्टली अंदर गए और यहाँ पे जो भी स्टोन है उसको तोड़ देते हैं और पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। और जो रिजिड वाला है उसमें हम डायरेक्टली ऐसा करेंगे कि डायरेक्टली हम विज़न के साथ देख सकते हैं कि हाँ, किडनी को पियर्स किया, कैलाइसिस को पियर्स किया और फिर पेल्विस पे पहुँचे। और पेल्विस में स्टोन होगा तो उसको पकड़ के बाहर निकाल लेंगे, या बड़ा होगा तो ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करके जितने टुकड़े बाहर निकले उतने निकाल लो, और अगर नीचे चले गए तो वो यूरिन में पास हो जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगे इसके कि हेमरेज हो सकता है, परफोरेशन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट हो सकता है, एंड इंजरी टू प्लूरा एंड कॉलॉन। ये देखो, ये जो हमारा नेफ्रोस्कोप है वो जब पास होता है किडनी से, तो किडनी के आसपास में डायफ्राम भी होता है। डायफ्राम का जो एंगल है, लेटरल एंगल, वहाँ पे प्लूरा भी हो सकती है, तो वो भी पंचर हो सकती है।
ठीक है। तो ये है PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। यहाँ से स्टोन निकलने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा ड्रेन रख देते हैं और फिर पेशेंट को घर भेज देते हैं। वो ड्रेन में थोड़े थोड़े बहुत जो स्टोन है वो आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। जिस दिन बंद हुए निकाल देना, ड्रेन हमको निकाल देना है, ठीक है। तो ये है PCNL। नाउअडेज बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये यूज़ होता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, क्योंकि इसमें कोई चर का इंसिजन नहीं लगता, तो पेशेंट को कोई इंसिजन हर्निया होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो ये वाली जो प्रोसीजर बहुत ही पॉपुलर है इस टाइम। उसके बाद आएगी पाइलोलिथोटोमी। स्टोन इन द एक्सटर्नल पेल्विस, पोस्टीरियर सबकोस्टल इंसिजन मारेंगे हम। जब पेल्विस में पूरा स्टोन होगा तो रीनल पेल्विस जो होता है उसमें, तो पोस्टीरियर सबकोस्टल इंसिजन डालेंगे हम। बाद में स्किन कट किया, फैट कट की, तो उसके बाद 12th रिब आती है, तो 12th रिब को भी कट कर दिया। तो 12th रिब को कट करते हमको फैट मिलेगी जो जीरोटास फैट होती है। और अगर बड़ी होती है, ठीक है, बड़ा वाला स्टोन होता है, तो डायरेक्टली हमको रीनल पेल्विस में हमको पाल्पेट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम 12th रिब को रिमूव करेंगे हमारे सामने ही रीनल पेल्विस होगा, ठीक। स्टोन है वो निकाल लो, जहाँ पे भी दिख रहा है रीनल पेल्विस को कट करो वर्टिकली, ठीक है, और स्टोन को निकाल लो, डिजिस्टेंट रख दो, ड्रेन रख के क्लोजर, ठीक। तो ये है पाइलोलिथोटोमी। एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटोमी में क्या है कि इन केस ऑफ इंट्रारीनल पेल्विस, इंसिजन ऑन हाइलम बिटवीन पेल्विस एंड किडनी ओवर रीनल साइनस, हम किडनी में भी उसका इंसिजन एक्सटेंड करेंगे ताकि जो स्टोन है वहाँ पे वो हम पकड़ के निकाल सके। नेफ्रोलिथोटोमी में क्या करेंगे, हम किडनी को खोलेंगे ओपन टेक्निक से, इंसिजन ओवर ब्रोडेल्स लाइन ऑन मोस्ट कॉन्वेक्स सरफेस ओवर द पोस्टीरियर पार्ट, और किडनी को कट करके हम स्टोन को निकाल देंगे। अगर रीनल पेल्विस में स्टोन है तो पोस्टीरियर अप्रोच से हम डायरेक्टली स्टोन को निकाल सकते हैं 12th रिब को कट करके। नेफ्रोपाइलोलिथोटोमी, इंसिजन ओवर किडनी एज वेल एज ऑन पेल्विस इन केस ऑफ स्टैगहॉर्न कैलकुलस। स्टैगहॉर्न कैलकुलस बड़ा होगा तो वो ऐसे ही नहीं निकलेगा, हमको किडनी पर भी इंसिजन मारना पड़ेगा और पेल्विस पर तो मारना ही पड़ेगा। पाइलोलिथोटोमी मतलब पेल्विस पे इंसिजन हम मारेंगे, साथ में हमने नेफ्रो जोड़ दिया, मतलब किडनी का कुछ होगा तो किडनी में इंसिजन आएगा थोड़ा और रीनल पेल्विस में आएगा इंसिजन। जो स्टैगहॉर्न कैलकुलाई था उसको निकालने के लिए सब बड़े इंसिजन रखने पड़ते हैं। पार्शियल नेफ्रेक्टमी ये भी एक ऑप्शन है, उसमें क्या होगा कि मल्टीपल स्टोन्स ऑक्यूपाइंग द वन पोल, यूजुअली लोअर पोल ड्यू टू ग्रेविटी, and damage to the calyx and remove the half kidney. If not removed, can encourage further stone later. क्योंकि अगर किडनी में स्टोन है, बहुत सारे स्टोन हैं और वहाँ पे कैलिक्स को इंजरी कर दी है, कैलिक्स ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उतना पोर्शन निकाल देना ही अच्छा रहता है, रिमूवल ऑफ द हाफ किडनी, पार्शियल नेफ्रेक्टमी। क्योंकि अगर हमने ऐसे रहने दिया तो वो और जो स्टोन है वो प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है किडनी, तो वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन और ज़्यादा होगा। बाकी अगर हम बात करें तो एक बेंच सर्जरी, तुम सिर्फ नाम याद रख दो, किडनी रिमूव्ड टेम्परली इन आइस पैक एंड रिप्लेस इन RIF। ये बड़ी प्रोसीजर है, ये तुमको पता भी नहीं चलेगी, ये बेंच सर्जरी कहलाती है इसको, ठीक है। किडनी को निकाल देंगे, टेम्पररी आइस पैक में रख देंगे और उसको हम राइट इलियक फोसा में इम्प्लांट कर देंगे। कोएगुलम पाइलोलिथोटोमी, इसमें क्या होता है, कुछ ग्लू जैसा आता है जो हम डालेंगे तो स्टोन पे जाएगा और स्टोन को पूरा कवर कर देगा और बाद में हम उसको निकाल सकते हैं ओपन करके। एनाट्रोपिक पाइलोलिथोटोमी एंड नेफ्रेक्टमी। नेफ्रेक्टमी जो है दैट इज लास्ट ऑप्शन।
कि जब स्टोन की वजह से पूरी किडनी का आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है और किडनी का जो फंक्शन है वो लॉस्ट हो चुका है, तो हम किडनी को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, नेफ्रेक्टमी ही आएगी ऐसे पेशेंट में। ठीक है, तो ये अलग अलग सर्जरीज है जो तुमको याद रखनी है। डिटेल में अगर ना रहा अंदर तो कोई बात नहीं, लेकिन नाम तो याद रखना ही है। क्या होता है नेफ्रोपाइलोलिथोटोमी, क्या होता है नेफ्रोलिथोटोमी, क्या होता है एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटोमी, क्या होता है पाइलोलिथोटोमी। ठीक, पाइलोलिथोटोमी मतलब पाइलो मतलब पेल्विस पे इंसिजन, एक्सटेंडेड पाइलो मतलब पेल्विस पे तो आएगा, थोड़ा किडनी पे भी आएगा। नेफ्रोलिथोटोमी में इंसिजन ओवर द ब्रोडिल्स लाइन, किडनी पर ही इंसिजन आएगा कॉन्वेक्स पार्ट पे। एंड नेफ्रोपाइलोलिथोटोमी इंसिजन ओवर किडनी एज वेल एज पेल्विस। स्टेगोन को निकालने के लिए हमको बड़ा इंसिजन चाहिए। और पार्शियल नेफ्रेक्टोमी भी एक कंसेप्ट है कि वो स्टोन की वजह से वो काम करना बंद हो गई है, तो उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये नेफ्रेक्टम पार्शियल और टोटल नेफ्रेक्टोमी भी हम कर सकते हैं। तो ये है स्टोन की ट्रीटमेंट। इसमें तुमको ट्रीटमेंट में यही याद रखना है कि एक तो ओपन सर्जरीज, एंडोस्कोपिक सर्जरीज एंड नॉन इन्वेजिव सर्जरीज, और कब हमको कंजर्वेटिव रखना है, कब हमको कंजर्वेटिव चेंज करना है। अगर कंजर्वेटिव करने के बाद भी अगर पेशेंट को ठीक से नहीं हुआ कुछ, ठीक है, तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। तो ESWL है वो पूरा PCNL, नेफ्रोस्कोप, कॉम्प्लिकेशन, पाइलोरिथोटोमी, एक्सटेंडेड पाइलोरिथोटोमी, नेफ्रोपाइलोरिथोटोमी एंड पार्शियल नेफ्रेक्टमी एंड टोटल नेफ्रेक्टमी। तो ये अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है, सर्जिकल ऑप्शन अवेलेबल फॉर द स्टोन। ठीक, तो ये है तुम्हारे स्टोन की ट्रीटमेंट। तुमको याद रखना है उसकी कॉज और इटियोलॉजी क्या है, उसकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या है। जो हम हाइड्रोथेरेपी देते हैं पेशेंट को ज़्यादा पानी देंगे और बाद में डायरेटिक देंगे तो यूरिन ज़्यादा आएगा तो सीधा चला जाएगा जो स्टोन है वो यूरिन में। ठीक है, तो ये है रिनल स्टोन के बारे में जो भी तुम लोगों को ज़रूरत है वो भी एक बार ये भी सुन लेना और एक बार बुक में से भी पढ़ लेना ज़रूर। अगर कोई एक पॉइंट होगा कोई अगर छूट गया हो तो तुम बता सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है। इतना अगर तुमको याद रहा तो भी बहुत अच्छी बात रहेगी। एग्ज़ाम में हमको सब कुछ तो याद आएगा ही नहीं, लेकिन जितना याद आए उतना हमको लिखना ज़रूरी रहता है। तो एक बार बुक से भी पढ़ लेना। कुछ भी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, कभी भी कॉल भी कर सकते हो, ओपीडी में आके मिल भी सकते हो। अभी मोस्टली और भी 4-5 महीने ऐसे ही जाएंगे ऑनलाइन लेक्चर में। ठीक है, तो ऑफलाइन तो शायद अभी मुश्किल है 3-4 महीने तक, तब तक तुम्हारा रीडिंग वेकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी जितना तुम पूछोगे जितना तुम पढ़ोगे वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही है। ठीक है, तो कोई भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो कभी भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।